हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएस। आईआईटी जैम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री का। और हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो पिछले कुछ साल के आईआईटी जैम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम केमिस्ट्री, ये एक कोई भी एटम है वो फंडामेंटली किन फोर्सेस की वजह से बनता है और उसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा क्यों होता है, इसका बेसिस होता है क्वांटम केमिस्ट्री। ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ हाइड्रोजन एटम इज 2.48 नैनोमीटर्स। न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम इज हाउ मच। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ अगर लॉन्गेस्ट है, इफ यू हैव अ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, व्हाट डज दैट मीन? अब वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, इसीलिए वेवलेंथ और एनर्जी डिफरेंस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए तो शॉर्टेस्ट डेल्टा ई होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है। अब ये मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा, ये मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा, ये हमें फिगर आउट करना है। ठीक है। सो मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन टिपिकली कहाँ से कहाँ होगा, n1 से लेकर n1+1, इस तरह का ट्रांजिशन होगा। ठीक है। और यहाँ पे 1/λ हम कैसे लिखते हैं, 1/λ इज RH इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1² माइनस 1/n1+1 का स्क्वायर। ठीक है। सो ये एक ट्रांजिशन आपको नजर आएगा, दिस इज द वेव लेंथ और दिस इज द वेव नंबर ऑफ द ट्रांजिशन। ऑलराइट। अब RH इंटू जेड स्क्वायर है। ओके, RH इंटू जेड स्क्वायर है, ये Z क्या है, दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज एंड RH इज द रिडबर्ग कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं, हमें फिगर आउट करना है कि n1 और n1+1, इसमें जो n1 है उस n1 का वैल्यू क्या आना चाहिए। सो फॉर द लोएस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, यहाँ पे एक्चुअली आईआईटी जैम के पेपर में एक प्रॉब्लम हुआ था कि उन्होंने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 कहाँ से ट्रांजिशन होना चाहिए ये दिया ही नहीं था। ठीक है। सो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आईआईटी जैम के पेपर से इस क्वेश्चन को डिस्क्वालीफाई किया गया था जब फाइनल आंसर की आ गई थी तब, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से एनर्जी लेवल से ये ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन है, n1 इक्वल टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। ठीक है, ये अगर ट्रांजिशंस हैं, ये अगर एनर्जी लेवल्स हैं, तो ट्रांजिशन में भी हम ये कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला ट्रांजिशन लॉन्ग हायर एनर्जी का होगा, हमें लोएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन चाहिए। तो इसीलिए हमें ट्रांजिशन कौन सा चाहिए, हमें ट्रांजिशन ये चाहिए, वी डोंट वांट दिस। इसका मतलब 1 to 2 का ट्रांजिशन हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। तो वो कंसिडर करके अगर हम अज्यूम करते हैं कि n1 इक्वल टू 1 है, सो आइडियली जैसा मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन एक्चुअली आईआईटी जैम से डिस्क्वालीफाई हुआ था क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट था। तो अगर पूरा डेटा ले लें, मान लेते हैं, अगर हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि n1 इक्वल टू 1 है, तो सॉल्व कैसे करना है ये देखो। सो यहाँ पे आ जाएगा RH इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/1² माइनस 1/2²। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करो, ये आएगा RH इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 माइनस 1/4, मतलब RH इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 3/4। ठीक है, RH इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 3/4। ये समझ में आ रहा है सबको, इज दिस क्लियर? नाउ दिस इज इक्वल टू 1/λ, ये हमने देखा है। सो हमें Z कैलकुलेट करना है, तो Z के लिए हम क्या कर सकते हैं फिर, जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4/3 लैम्डा RH। ठीक है, सो यहाँ पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4/3 इंटू लैम्डा क्या है 2.48 नैनोमीटर्स, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, ऐसा यूनिट्स में सब कुछ चाहिए। वैसे ही RH दिया है 1 ये जो भी दिया है सेंटीमीटर इनवर्स में, ये आप ऐसा लिख सकते हो 1.097 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स, मगर इसको मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। सो ये हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कैलकुलेटर का भी एक प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो 4/3, चलो 4/3 ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय, ठीक है,
नीचे होना चाहिए 2.48 इंटू 10⁻⁹ तो चलो 2.48 EXP, ये EXP करेगा 10⁻², और -9 चाहिए तो 9 लिखो, माइनस करो, प्लस माइनस, ये माइनस यूज करना नहीं है, 9 लिखो और प्लस माइनस करो और इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये आएगा, ठीक है। और फिर 1.097 इंटू 10⁻⁷ इससे भी डिवाइड करना है, सो डिवाइड दिस बाय 1.097 इंटू 10⁻⁷, तो आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। 49.009 मतलब 49 ही मान के चलते हैं, 49 आंसर आ रहा है, और ये वैल्यू है z² का, सो देयरफॉर z इज हाउ मच, देयरफॉर z इज इक्वल टू √49 विच इज 7, ये आपका फाइनल आंसर होगा 7, ठीक है, क्लियर है। सो अब टेक्निकली ये क्वेश्चन गलत है, गलत क्यों है, क्योंकि n1 का वैल्यू क्या होना चाहिए इसके लिए कोई भी हिंट नहीं दिया है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहां से, कौन से टाइप के ट्रांजिशन के लिए, लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन अगर कंसिडर किया तो z इक्वल टू 7 आएगा। बाल्मर सीरीज के लिए मे बी कुछ और वैल्यू आएगा, पैशन सीरीज के लिए कुछ और वैल्यू आएगा, तो वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी था जो उन्होंने नहीं दिया है, इसीलिए ये डिस्क्वालीफाई हुआ था। मगर इफ n1 का वैल्यू अगर 1 दिया जाता तो इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, psi xyz describes the wave function of a particle. The probability of finding the particle between x and x plus dx, y and y plus dy, z and z plus dz can be expressed as, ठीक है। अब यहां पे ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी हम हमेशा लिखते हैं मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डी टाउ, ठीक है। ये डी टाउ क्या है, डी टाउ इज द वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। जिस वॉल्यूम एलिमेंट में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो वॉल्यूम एलिमेंट है, और इसका वैल्यू होता है dx dy dz, ठीक है। इसका वैल्यू होता है dx dy dz, और ये जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हो साई स्टार इंटू साई, इसके लिए आप लिख सकते हो साई स्टार इंटू साई। तो या तो आंसर आएगा मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx dy dz, या फिर आंसर आएगा साई स्टार xyz इंटू साई xyz इंटू dx dy dz, ठीक है। सो इस तरह का ये आंसर आना चाहिए। तो अब देखते हैं, यहां पे सिर्फ साई स्टार साई है मगर डी टाउ यहां पे एब्सेंट है, ठीक है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ठीक है। एलिमिनेट करते जाओ, सही आंसर मत ढूंढो, गलत आंसर्स को एलिमिनेट करते जाओ। सेकंड ऑप्शन देखो, मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx dy dz, सो बी इज करेक्ट, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था MSQ, ओके, दिस क्वेश्चन वाज अ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है MSQ, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन था, ठीक है। एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट यहां पे हो सकते हैं, राइट, एक से ज्यादा आंसर्स यहां पे करेक्ट हो सकते हैं, तो ये MSQ था, राइट। और फिर आप बताइए कि आंसर क्या आएगा। सेकंड देखिए, साई स्टार XYZ इंटू साई XYZ इंटू dx dy dz, ये भी सही है, ठीक है, इवन दिस इज करेक्ट, ओके, ये भी सही है। और फाइनली बचा क्या, इंटीग्रल जब आप लेते हो, इंटीग्रल जब आप लेते हो, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ p इज शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ p शुड बी इक्वल टू 1, इसीलिए ये आंसर नहीं है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी बताता है, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी, और टोटल प्रोबेबिलिटी ये हमें नहीं पूछा है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर्स आर बी एज वेल एज सी, ठीक है, बी और सी ये दोनों ही सही आंसर्स हैं, बी इज ऑल्सो करेक्ट, सी इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, given that the radius of the first Bohr orbit of a hydrogen atom is 53 picometers, radius of its third Bohr orbit क्या होगा। सो यहां पे हमें पता है कि n radius of the nth energy level, radius of the nth energy level, this is given by n square upon z into radius of the first Bohr orbit, n square upon z multiplied by radius of the first Bohr orbit। अब ये हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, मतलब z इक्वल टू 1 आएगा,
ठीक है, हाइड्रोजन की बात हो रही है, मतलब z इक्वल टू 1 आएगा, ये तो हमें पता है। n का वैल्यू क्या होगा? अब n का वैल्यू थर्ड बोर ऑर्बिट बताया है, इसी का मतलब होता है कि n का वैल्यू आएगा 3, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू R1 दिया है 53 पिकोमीटर्स, तो दिस इज 9 इंटू 53। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा कैलकुलेटर का यूज करो, ठीक है, ताकि एक्यूरेट आंसर आए। सो 9 इंटू 53, 9 मल्टीप्लाइड बाय 53, आंसर आएगा 477 पिकोमीटर्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, 477 पिकोमीटर्स, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो 477 इंटीजर ही है, तो वही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, अब सोडियम एटम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सोडियम एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, 11 प्रोटॉन्स होते हैं, ओके, 11 पॉजिटिव चार्जेस। उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है और थर्ड ऑर्बिट भी होता है, और इस थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप n का वैल्यू 3 लिख सकते हो बिकॉज थर्ड ऑर्बिट है। अब इसको अगर हमें ट्रीट करना है सिंगल हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह, ठीक है, ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम में आपको पता है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, और बाहर का 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट है कि इसको ट्रीट करें हाइड्रोजन लाइक एटम की तरह, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम की तरह। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, Z इफेक्टिव से। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिप्लेस दिस बाय Z इफेक्टिव। इंस्टेड ऑफ Z इक्वल टू 11 वी कैन से दैट Z इज इक्वल टू Z इफेक्टिव। ये करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब देखो आंसर्स कैसे आएंगे। सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक एटम, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक एटम कैन बी रिटन एज Z इफेक्टिव स्क्वायर्ड अपॉन n स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एनी हाइड्रोजन लाइक एटम। अब अगर हीलियम 1+ लिया तो Z इफेक्टिव का आंसर डायरेक्टली 2 होगा, क्योंकि वहां पे स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है, वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है। मगर सोडियम में क्या हो रहा है, सोडियम में इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो स्क्रीन करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए Z की जगह पे Z इफेक्टिव हम लिख देंगे। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी हमें दिया गया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो देयरफॉर अब हम लिख सकते हैं 5.1 इज इक्वल टू Z इफेक्टिव स्क्वायर्ड अपॉन n का वैल्यू हमने यहाँ पे कहा था कि सोडियम एटम में थर्ड शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो n का वैल्यू है 3 स्क्वायर इंटू 13.6। सो देयरफॉर Z इफेक्टिव का स्क्वायर क्या आएगा, 5.1 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 9 डिवाइडेड बाय 13.6। ये कैलकुलेट करके देखते हैं, 5.1 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 13.6, 3.375 आ गया। ठीक है, मगर हमें क्या चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हमें Z इफेक्टिव चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। देयरफॉर Z इफेक्टिव क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3.375 का स्क्वायर रूट, और ये भी करके देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट अगर लिया तो आंसर आ जाता है 1.837। ठीक है, और हमें क्या बताया, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, और ये राउंड ऑफ क्या होगा, फिर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 1 डेसिमल प्लेस, 1.83 है, मतलब ये 1.8 ही रहेगा, मतलब ये 1.8 ही आएगा। 1 डेसिमल प्लेस मतलब 1.8 आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे याद रखिए 1.83 लिखा या 1.84 लिखा आपने तो आंसर गलत होगा,
क्योंकि सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक आंसर एक्सपेक्टेड है। द आंसर इज एक्सपेक्टेड ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज इन इट्स nth बोहर ऑर्बिट हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 13.4 एंगस्ट्रॉम। द वैल्यू ऑफ n इज, ठीक है, अब बोर्स थियरी के अकॉर्डिंग, बोर्स थियरी में आपने ऐसा कुछ पढ़ा है कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट में इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होते हैं। ठीक है, बोर थियरी में एक अजम्पशन ये होता है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, और उससे आप इस तरह से आप ये इक्वेशन लिख सकते हो कि एवरी ऑर्बिट हैज एन इंटीजर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। ठीक है, और ये r का हमें कुछ बताया गया है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट इज 0.53 n स्क्वायर। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू 0.53 n स्क्वायर। ठीक है, अगर ये देखा, सो दिस इज n लैम्डा, ये हमें पता है, तो इसमें n 2 बार आ गया है, तो यहाँ का n और यहाँ का n हम कैंसिल कर सकते हैं। फाइनली हमें कैलकुलेट क्या करना है, n का ही वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए n एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाते हैं, 2 पाई इंटू 0.53। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू दिया है 13.4। अब ये भी एंगस्ट्रॉम में है, ये भी एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, ये दोनों ही क्वांटिटीज हमें एंगस्ट्रॉम में ही दिए गए हैं। इसका मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्जन जरूरी नहीं है, ये डायरेक्टली हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि लैम्डा और 0.53 ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो लैम्डा का वैल्यू है 13.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 0.53। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। 13.4 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में रखते हैं सब कुछ, 2 इंटू 3.14, 2 इंटू 3.14 इंटू 0.53 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और उसके बाद इक्वल टू प्रेस कर दिया 4.026, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4, क्योंकि हमें नियरेस्ट इंटीजर तक राउंड ऑफ करना है। सो 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। फाइनल आंसर है 4। समझ में आ गया? सो यहाँ पे ट्रिक क्या है, बोर थियरी का अजम्पशन n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, बोर थियरी का अजम्पशन n लैम्डा इक्वल टू 2 पाई r। ठीक है, अब ये दूसरे एक मेथड से भी आप कर सकते हो, मगर ये मेथड बहुत लंबा है। ठीक है, ऑल्टरनेट मेथड, बट दिस इज अ लॉन्गर मेथड। ठीक है, दिस इज अ लॉन्गर मेथड, मगर ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, और मोमेंटम के लिए आप लिख सकते हो h अपॉन रूट ऑफ 2m/e। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हो। इससे आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको मिलेगा एनर्जी इज इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर, इस तरह से एनर्जी मिलेगा। ठीक है, बट हमें ये भी पता होता है कि दिस एनर्जी इज z² बाय n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, और रादर माइनस z² बाय n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये करके भी आप n का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि z का वैल्यू 1 आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। h का वैल्यू पता होता है, m मतलब मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा, और लैम्डा गिवन है। ठीक है, मगर जैसा मैंने कहा ये बहुत लॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये बहुत लंबा मेथड है। सो इस मेथड से अच्छा है कि हम रेडियस वाले मेथड से कर सकते हैं। ओके, इस मेथड से अच्छा है कि हम रेडियस वाले मेथड से कर सकते हैं। समझ में आ गया? सो दिस इज एन ईजियर वे, इट इज अ शॉर्टर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज 3/2। when placed in an external magnetic field, number of possible spin energy states, इसका आंसर आता है हमेशा 2i+1, where i is the spin quantum number। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। सो सिंपली 2 इंटू 3/2 प्लस 1 करना है, आंसर आ जाएगा 4। दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस क्वेश्चन इज एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दैट। 2i+1 ये डिजेनरेसी होती है स्पिन स्टेट्स की, इतना याद रखो, वेरी क्विक आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर किस में ऑब्जर्व होता है। अगेन ये भी MSQ है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, दिस इज एन MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, ओके, मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है, राइट। So wave nature of electromagnetic radiation is observed in which of these? So photoelectric effect और Compton scattering ये पार्टिकल नेचर मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी अज्यूम करता है, क्वांटाइजेशन अज्यूम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम E इक्वल टू एच न्यू यूज करते हैं। कॉम्पटन स्कैटरिंग का भी अजम्पशन है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोटोन एब्जॉर्ब करता है और वहां पे जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसका एनर्जी कितना आएगा, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग दोनों में ही पार्टिकल नेचर माना जाता है। डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस यहाँ पे वेव नेचर यूज होगा, ठीक है, क्योंकि डिफ्रैक्शन के लिए वेवलेंथ जरूरी है, ठीक है, लैम्डा इज इंपॉर्टेंट, एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, और इंटरफियरेंस के लिए भी वही कंडीशन होता है। सो वेवलेंथ इंपॉर्टेंट है, इसी का मतलब ये वेव नेचर की बात कर रहा है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर्स आर फर्स्ट ऑप्शन डिफ्रैक्शन एंड सेकंड ऑप्शन इंटरफियरेंस, ओके, फर्स्ट ऑप्शन डिफ्रैक्शन, सेकंड ऑप्शन इंटरफियरेंस, ठीक है, ये क्लियर है सबको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a particle in a one-dimensional box of length L with potential energy Vx equal to 0 for L greater than x greater than 0 and Vx equal to infinity for x greater than L and x less than 0, ठीक है। मतलब ये अब एक एक करके पढ़ते हैं। 1D बॉक्स है, 0 से लेकर x के बीच में है, ठीक है, तो 1D बॉक्स है, 0 से लेकर x के बीच में है, 0 से लेकर L के बीच में है, राइट। Vx is infinity for x less greater equals 0, greater equals L and less equals 0, ठीक है, और अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अंदर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कंसिस्टेंट विद बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस। अब ये बाउंड्री कंडीशंस क्या है 1D बॉक्स के लिए? बाउंड्री कंडीशंस सिंपली से दैट वेव फंक्शन इज 0 एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू L, ठीक है। इन दो पॉइंट्स पे अगर एक वेव फंक्शन 0 है तब वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब देखते हैं चारों वेव फंक्शन से एक एक बार करके देखते हैं। x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0, a इंटू कॉस ऑफ n पाई x अपॉन L, ये क्या आएगा? a इंटू कॉस ऑफ 0, और कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो इसीलिए सिर्फ a आएगा, विच मीन्स दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, विच मीन्स दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। b देखो, x इक्वल टू 0 पे b टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वायर, विच इज b टाइम्स 0 प्लस 0 स्क्वायर, मतलब ये 0 आएगा, सो दिस इज फाइन। अब यही x इक्वल टू L पे भी चेक करना है, यही x इक्वल टू L पे भी चेक करो, b इंटू ब्रैकेट L प्लस L स्क्वायर, and this is not equal to 0, this is not equal to 0, मतलब सेकंड ऑप्शन भी गया, सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। अब जस्ट अ सेकंड, मुझे एक और पेज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, राइट। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी देखो, थर्ड ऑप्शन में x इक्वल टू 0 पे हमें क्या चेक करना है? थर्ड ऑप्शन में x इक्वल टू 0 पे सी एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एल, ठीक है, x इक्वल टू 0 पे सी एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एल, तो ये क्या होगा? c इंटू 0 क्यूब इंटू 0 माइनस एल, तो ये तो 0 ही होगा क्योंकि 0 क्यूब से हमने मल्टीप्लाई किया है, सो दिस इज फाइन। x इक्वल टू एल पे क्या होगा? c इंटू एल क्यूब c इंटू एल क्यूब इंटू एल माइनस एल, अब ये ब्रैकेट हो रहा है 0, एल माइनस एल मतलब 0 है, सो ये ओवरऑल भी 0 हो जाएगा, और यही एग्जैक्टली हमें चाहिए था, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड, कि x इक्वल टू 0 पे भी वेव फंक्शन 0 हो, x इक्वल टू एल पे भी वेव फंक्शन 0 हो, ठीक है, और इसीलिए
थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एल। ठीक है, अब बचा फोर्थ ऑप्शन, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू 0 के लिए अगर आप डी अपॉन साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल करोगे तो ये होगा डी अपॉन साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 होता है 0, तो ये डी अपॉन 0 आएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं होता है, इसीलिए डी अपॉन 0 ये अलाउड ही नहीं होता है। इसका मतलब दिस इज ऑब्वियसली नॉट अलाउड, ये ऑब्वियसली अलाउड ही नहीं है। समझ में आ गया? सो करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन, सी एक्स क्यूब एक्स माइनस एल। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड ऑप्शन, सी एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस एल। ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट वन। Ionization energy of the hydrogen atom in its ground state is 13.6 electron volts. Energy released for the third member of the Balmer series. अब जब बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, ठीक है, हमें पता है कि लाइमन सीरीज में N1 इक्वल टू 1 होता है, बाल्मर सीरीज में N1 इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज के 3 ट्रांजिशंस कौन से रहेंगे? 2 to 3 ये पहला होगा, 2 to 4 ये दूसरा होगा, और 2 to 5 ये तीसरा होगा। और हमें ये तीसरे ट्रांजिशन का एनर्जी चाहिए, वी वांट द एनर्जी ऑफ द थर्ड ट्रांजिशन। ठीक है, अब ये जो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, दिस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ये कहाँ से आती है? ओके, इससे अगर हमने समझ लिया तो आंसर्स हम सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली ये जो फॉर्मूला हम लिखते हैं वो जूल्स में होता है। फॉर एग्जांपल 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ऐसा हम नॉर्मली लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी दी गई है, तो हमें h इंटू सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो डेल्टा ई इज एच सी अपॉन लैम्डा, मतलब आर एच इंटू एच इंटू सी इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, और आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ट्रांजिशन कौन सा होता है? N1 इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट। ठीक है, N1 इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब आर एच इंटू एच सी अपॉन इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी सिंपली आर एच इंटू एच सी। ठीक है, और ये वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ओके, दिस वैल्यू इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत काम का है, क्योंकि इससे हम ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में ही कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल रिक्वायर्ड डेल्टा ई का वैल्यू क्या आएगा? दिस विल बी आर एच इंटू एच सी इंटू, ये ट्रांजिशन हमें चाहिए 2 to 5 का ट्रांजिशन चाहिए, सो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 13.6 तो आएगा ही, मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस 1/25। और ये हम डायरेक्टली कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, ये हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 13.6 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट्स का सही इस्तेमाल करें, 1/4 माइनस 1/25, ब्रैकेट बंद करिए और इक्वल टू प्रेस करिए 2.856। याद रखिए द कैलकुलेटर अंडरस्टैंड्स बोर्ड मास रूल। तो ऐसा जब लिखोगे तो कैलकुलेटर को पता है कि पहले डिवीजन करना है और फिर माइनस करना है, तो वो गलती नहीं करेंगे। सो आप बेझिझक ब्रैकेट्स डाल के यहाँ पे सिंगल शॉट में पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, सो 2.856 इज द करेक्ट आंसर। ओके, 2.856 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम एटम इज 1.7, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम एटम इज। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी हमने क्या लिखा है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज Z इफेक्टिव स्क्वायर्ड
अपॉन एन स्क्वायर इंटू 13.6। ये हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी हमने देखा है। ठीक है, तो डायरेक्टली सब्सटीट्यूट करते हैं। जेड इफेक्टिव दिया गया है 1.7 का स्क्वायर। एन, हीलियम एटम में आयनाइजेशन कहाँ से होगा? हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, मतलब आयोनाइजेशन होगा 1s एनर्जी लेवल से, और ये 1 मतलब यहाँ पे n का भी वैल्यू 1 होगा, इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। बस यही सॉल्व करना है। 1.7 स्क्वायर इंटू 13.6, तो 1.7 लिखते हैं, स्क्वायर करते हैं, इंटू 13.6, ये आपका आंसर है 39.304, 39.304 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ये है ऑप्शन नंबर सी। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन ए ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, ए ग्रेटर देन 0, स्मॉल ए ग्रेटर देन 0 इज एट विच वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसके लिए मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट। लेट साई इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। देयरफॉर डी साई डी एक्स क्या आएगा? ए कांस्टेंट है। ठीक है, ए माइनस ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 2ax, और ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमम और फॉर मिनिमम। ठीक है, अब ये वैल्यू 0 कहां पे हो सकता है? ये वैल्यू 0 कहां पे हो सकता है? सो ए यहां पे क्या हमें मिला है? माइनस 2ax इंटू ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे एक चीज हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, दिस इज नेवर 0। ठीक है, एक्स का कोई भी वैल्यू डालो, चाहो तो 0 डालो, चाहो तो बहुत बड़ा पॉजिटिव वैल्यू रखो, चाहो तो बहुत बड़ा नेगेटिव वैल्यू रखो, एक्सेप्ट फॉर ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, एक्सेप्ट फॉर ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी, दिस नंबर कैन नेवर बी 0। ठीक है, इसका मतलब ये सारे अगर कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट्स, तो ये वैल्यू जब 0 होगा, ये वैल्यू जब 0 होगा तब मैक्सिमम आएगा, ये वैल्यू जब भी 0 होगा तब मैक्सिमम आएगा। Therefore correct answer is the first option, a equal to 0, sorry x equal to 0। समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, बिकॉज फॉर द डेरिवेटिव टू बी 0 x हैज टू बी 0। ओके, और इसका ये सॉल्व करने का एक और तरीका भी आप सोच सकते हो कि इसका अगर आपने ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की, ठीक है, ए ई रेज टू माइनस ए एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे है x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे है x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये a इंटू ई रेज टू 0 होगा, मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो वो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करोगे तो ये ई रेज टू माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा। माइनस इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करोगे तब भी यहाँ पे आएगा, मतलब ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा दिखने वाला है, ये ग्राफ एक्चुअली ऐसा दिखने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि द मैक्सिमम इज प्रेजेंट एट x इक्वल टू 0, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन x इक्वल टू 0 बिकम्स योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया है सबको? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इज ये जो ऑपरेटर है x, दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। ठीक है, ये जो x ऑपरेटर है दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, एंड px इज इक्वल टू h/2πi ddx, वैल्यू ऑफ pxx माइनस xpx, ये क्या आएगा? ठीक है, अब ये इवेल्युएट करने से पहले एक बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है, बट डेरिवेटिव
ऑफ एक्स ऑपरेटर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑपरेटर, ठीक है, जो किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट कर रहा है, तो ये डेरिवेटिव क्या आएगा, दिस विल बी एक्स इंटू डी साई बाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ साई प्लस साई इंटू डी एक्स प्लस साई इंटू डी एक्स विच विल बी 1, ठीक है। तो इसी का मतलब आप यहां पे लिख सकते हो एक्स डी डी एक्स प्लस 1 टाइम्स साई, एक्स डी डी एक्स प्लस 1 टाइम्स साई, समझ में आ रहा है, ठीक है, एक्स डी डी एक्स प्लस 1 टाइम्स साई। तो अब अगर यहां पे हम सॉल्व करते हैं पी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू पी एक्स, ये क्या आएगा, सो पी एक्स इंटू एक्स क्या आएगा, एच अपॉन 2 पाई आई, एच अपॉन 2 पाई आई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहाँ पे आ गए हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। सो ये हमने सब कुछ लिखा है, इसी का मतलब डी डी एक्स ऑपरेटिंग ऑन एक्स ऑपरेटर, डी डी एक्स ऑपरेटिंग ऑन एक्स वेरिएबल, इसका आंसर 1 आता है, मगर एक्स ऑपरेटर पे करोगे तो ये आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स डी डी एक्स प्लस 1, ठीक है। तो वो यहाँ पे आने वाला है माइनस एक्स इंटू पी एक्स। अब पी एक्स क्या है, एच अपॉन 2 पाई आई गिवन है क्वेश्चन में इंटू डी डी एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। करो सॉल्व, क्या आता है देखो, एच अपॉन 2 पाई आई आप दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हो, सबसे पहली चीज ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या आएगा, एक्स इंटू डी डी एक्स प्लस 1 माइनस एच अपॉन 2 पाई आई कॉमन ले लिया और फिर से एक्स इंटू डी डी एक्स हो गया, फिर से एक्स इंटू डी डी एक्स हो गया, विच इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई आई। अब यहां पे अंदर क्या हो रहा है देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या है, एच अपॉन 2 पाई आई, और एच अपॉन 2 पाई को अगर आपने एच क्रॉस लिख दिया तो ये आ जाएगा एच क्रॉस अपॉन आई। अब यहाँ पे जो आंसर चॉइसेस हैं मुझे पता है कि ये ठीक से प्रिंट नहीं हुए हैं, ये आंसर चॉइसेस ऐसे हैं, एच क्रॉस अपॉन आई, ये है माइनस आई एच क्रॉस, ये है आई अपॉन एच क्रॉस, ठीक है। तो वो एच आ गया था, वहाँ पे एच क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, वो एच आ गया है, वहाँ पे एच क्रॉस होना चाहिए, और ये एच क्रॉस क्या है, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, एच क्रॉस इज इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई। सो आंसर आया है एच क्रॉस अपॉन आई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, मगर ये क्वेश्चन था एमएसक्यू, ये क्वेश्चन था एमएसक्यू, इसका मतलब आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी देखने हैं कि सही है कि नहीं है, इसका मतलब आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी देखने हैं कि सही है कि नहीं है। अब एच क्रॉस अपॉन आई आ गया है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आपने दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आएगा आई एच क्रॉस, नीचे आएगा आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर मतलब -1 होगा और इसीलिए ये माइनस आई एच क्रॉस भी आएगा। सो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर्स हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 करेक्ट आंसर्स हैं। ओके, क्लियर है सबको, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो ए एंड बी बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। 0 तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता, आई अपॉन एच क्रॉस, तो आई ऊपर है मगर एच क्रॉस नीचे नहीं है, एच क्रॉस को हम ऊपर से नीचे नहीं ला सकते, आई को हम नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ओके, क्लियर है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर वैन डर वाल्स पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶। ये पोटेंशियल एनर्जी है that is inversely proportional to r⁶. corresponding force is proportional to। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता है जनरली, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली फिजिक्स में पढ़ा होगा कि फोर्स इज इक्वल टू माइनस dv dr, फोर्स इज इक्वल टू माइनस dv dr। इसी का मतलब नीचे r वाला कोई ना कोई टर्म आना चाहिए, सो ये आना चाहिए
माइनस DDR ऑफ 1/r⁶, मतलब ये कैसा आएगा, r⁻⁻6 है तो ये होगा 6 इंटू 1/r⁷, ठीक है। सो जिसका मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁷, दैट इज द करेक्ट आंसर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁷, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिजिक्स में आपने ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये जनरली पढ़ा होता है, ठीक है। F इज माइनस dVdr, उससे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, -h² अपॉन 8π² d2 प्लस h² अपॉन -h² है, h नहीं सॉरी, -h² अपॉन 8π² d2 प्लस h² या α² x² अपॉन 2π² इन ये ऑपरेट किया है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेट किया है इस पे, और c इंटू h² अपॉन 4π² e⁻⁴ ऐसा कुछ आंसर आया है, ठीक है। h, π, m एंड अल्फा आर कॉन्स्टेंट्स, तो c का वैल्यू क्या होगा। अब इसके लिए ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि यहां पे सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, हमें इवेल्युएट सेपरेटली करना पड़ेगा ये वाला पार्ट d2 dx2, ठीक है। और वेव फंक्शन कौन सा है, e⁻⁴, तो पहले वो करके देखते हैं, ठीक है। d2 dx2, तो पहले ddx कैलकुलेट करते हैं ऑफ e⁻⁴, ये आएगा -2ax इंटू e⁻⁴, ठीक है, -2ax इंटू e⁻⁴, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव अगर लेना है d2 dx2 ऑफ दिस, तो अब ये क्या आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा, तो -2a ये हम कॉमन लेके बाहर रख सकते हैं, ठीक है। यहां पे x आ गया, तो x इंटू ddx ऑफ e⁻⁴ प्लस e⁻⁴ इंटू ddx ऑफ x, ठीक है। डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट रूल से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, विच कम्स आउट टू बी -2a इंटू यहाँ पे -2a आएगा, सो 4a² और x² भी आएगा e⁻⁴, और -2a ये तो 1 हो जाएगा, सो दिस विल बिकम -2ax e⁻⁴, ठीक है। सो ये है डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव वाला पार्ट। अब ये डेरिवेटिव वाला पार्ट यहाँ पे सब्सटीट्यूट हमें करना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, -h² अपॉन 8π² m इंटू d2 dx2 प्लस h² a² x² प्लस h² α² x² डिवाइडेड बाय 2π² m डिवाइडेड बाय 2π² m, और इसको मल्टीप्लाई करना है e⁻⁴ से, इसको मल्टीप्लाई करना है e⁻⁴ से, ठीक है। अब इसमें से कुछ टर्म्स हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, बाहर रख सकते हैं, तो वो सबसे पहले कर देते हैं, हमें लिखना कम पड़ेगा। एक सिंपल सा लॉजिक है वहां पे, h² कॉमन है, ठीक है, π² कॉमन है और m भी कॉमन है, ये सारे टर्म्स बाहर ही ले लेते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू h² अपॉन π² m इंटू -1/8 d2 dx2 ऑफ e⁻⁴ प्लस α² x² अपॉन 2, अब ये एक्चुअली a नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सभी जगह पे अल्फा होना चाहिए, α² x² अपॉन 2 e⁻⁴x², ठीक है। यहाँ पे सभी जगह पे जहाँ जहाँ मैंने a लिखा है, एक्चुअली यहाँ पे a है ही नहीं, ऑल ऑफ दीज आर अल्फा वैल्यूज, ठीक है। तो एक्चुअली तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली अल्फा वैल्यूज,
ठीक है, ये सारे के सारे वैल्यूज अल्फा के वैल्यूज हैं, नॉट ए, राइट। सो यहाँ पे भी अल्फा लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते जाते हैं। सो यहाँ पे अब देखो क्या क्या आने वाला है, यहाँ पे देखो अब क्या क्या आने वाला है, एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एम यहाँ पे आ गया। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे शायद हाँ सही है, नो डोंट वरी। सो ये हो गया, ब्रैकेट में हम लिखेंगे -1/8 इंटू, अब d2 ऑफ ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये हमने इवेल्युएट किया है, यहाँ पे आया है 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा एक्स ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, 2 अल्फा एक्स ई रेस टू माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक पार्ट आ गया, प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे खुशखबरी क्या है कि कुछ चीज़ें कैंसिल होने वाली हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले एच स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एम इंटू ब्रैकेट, अब -1/8 इंटू 4 ये होगा -1/2, 4 अल्फा 4 चला गया, यहाँ पे होगा अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2/8 होगा 1/4, मगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 1/4 अल्फा एक्स ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे आप देखोगे कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये दोनों ही सेम है मगर नेगेटिव है, सेम टर्म्स है मगर एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं। ठीक है, एक दूसरे के नेगेटिव्स हैं, इसका मतलब अब क्या हुआ कि ये दोनों हम कैंसिल कर सकते हैं। इसका मतलब अब क्या होता है कि ये दोनों टर्म्स हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, ये हो जाएगा 0, और फाइनली हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 एच स्क्वायर अल्फा एक्स एच स्क्वायर इंटू अल्फा, अब ये हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, ओके चलेगा, एच स्क्वायर अपॉन ये 4 आएगा, ये पाई स्क्वायर आएगा, 4 पाई स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद बचा क्या, अल्फा अल्फा आएगा, यहाँ पे एक्स भी दिया है क्या, यहाँ पे एक एक्स भी होना चाहिए था ना, अल्फा एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे एक एक्स एक्स्ट्रा मैंने ही लिखा है, वो नहीं होना चाहिए, डी डी एक्स 1 हो गया है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे x नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे भी x नहीं है, बस। सो अल्फा अपॉन m यहाँ पे बचता है। ठीक है, एच स्क्वायर अपॉन 4 और पाई स्क्वायर ये हमने लिख लिया, अल्फा बचा m बचा वो यहाँ पे लिख लिया, और ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और हमें क्या बताया गया है, देखिए c इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू समथिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, c इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू ई रेस टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप इमीडिएटली देख सकते हो कि ये अल्फा अपॉन एम और ये c ये सही है। ठीक है, ये अल्फा अपॉन एम और c ये इक्वल है, सो करेक्ट आंसर इज अल्फा अपॉन m, which is the third option. Correct answer is alpha upon m, which is the third option. ठीक है, सो बहुत लंबा कैलकुलेशन है मगर सिस्टमैटिकली जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार ये आ गया
एक बार ये आपको मिल गया, यहाँ पे सिर्फ अल्फा है सभी जगह पे, एक ए नहीं है, ठीक है। एक बार ये मिल गया तो उसके बाद सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है और सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ऐसे क्वेश्चन जनरली जब एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन समझ लो कि ये हमें आ जाएगा, उतना मुश्किल नहीं है, आ जाएगा, मगर कैलकुलेशन बहुत लंबा है, ठीक है, मगर कैलकुलेशन बहुत लंबा है। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व नहीं करने हैं आपको, ये क्वेश्चन स्किप करने हैं और बाद में जब टाइम मिलेगा तब ये क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्प्शन दिया है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी दिया है। एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻13 हर्ट्ज। ये कौन से रीजन में आता है ये पूछा गया है, ठीक है। अब हमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उतना अच्छे से याद नहीं होगा, मगर एक थोड़ा सा हमें पता है कि 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम ये होता है एक्सरेज, 100 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर ये होता है यूवी, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ये होता है विजिबल, और 700 नैनोमीटर से लेकर 100,000 नैनोमीटर्स, मतलब 1 माइक्रोमीटर तक आप मान लो, ठीक है, अप टू 1 माइक्रोमीटर, सॉरी 100,000 नैनोमीटर्स, 100 माइक्रोमीटर्स तक। बनेगा 700 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर इज 1 माइक्रोमीटर ना, 10 माइक्रोमीटर्स तक आएगा। 700 टू 100,000 नैनोमीटर्स मतलब 100 माइक्रोमीटर्स तक ये आएगा IR रीजन, ठीक है। और 100 माइक्रोमीटर से ऊपर होगा माइक्रोवेव रेडिएशन, ठीक है। सो अब 6 × 10⁻13 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 6 × 10⁻13 हर्ट्ज। तो इसको वेवलेंथ में कैसे कन्वर्ट करें? सो हमें पता है C × लैम्डा, मतलब सॉरी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ दैट इज C। तो लैम्डा आएगा C/μ, मतलब 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻13 ये आएगा 5 × 10⁻⁻6 मीटर्स, मतलब ही 5000 नैनोमीटर्स, मतलब ही 5000 नैनोमीटर्स। और ये 5000 नैनोमीटर्स कौन सी रेंज में आएगा? ये IR वाली रेंज में आएगा, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5000 नैनोमीटर्स इज इन IR रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजेनिक एटम विथ न्यूक्लियर चार्ज Z वेरीज एज, बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एनर्जी is given by Z²/n² into -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और यहाँ पे Z² दिया है, मतलब B इज द करेक्ट आंसर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉर अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन psi r theta phi इज इक्वल टू sin थीटा cos phi। सो ये वेव फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, psi r theta phi इज इक्वल टू sin थीटा into cos phi into 2r upon a0 minus r by a0 का स्क्वायर into e रेज टू माइनस r by a0, ऐसा कुछ वेव फंक्शन दिया गया है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम का ओवरऑल वेव फंक्शन अगर आपको चाहिए, जनरल फॉर्म अगर इसका देखना है तो ये आता है sin थीटा रेज टू L माइनस मॉड m और cos थीटा रेज टू L, सॉरी उल्टा लिखा मैंने, यहाँ पे होना चाहिए sin थीटा रेज टू L माइनस मॉड m एंड cos थीटा रेज टू मॉड m
ओके ओके, यहाँ पे कॉस होना चाहिए, यहाँ पे साइन होना चाहिए। कॉस थीटा रेज टू एल माइनस मॉड एम, साइन थीटा रेज टू मॉड एम, ठीक है। कॉस फाई लिखा है तो ये ई रेज टू आई एम फाई आता है, इससे ये आता है फाई पार्ट में। मगर रेडियल नोड्स के लिए हमें रेडियल पार्ट देखना है, ठीक है, जहां जहां पे आर है। तो वो रेडियल पार्ट कैसे आता है, आर रेज टू एल, ठीक है, इंटू ए वन माइनस आर अप टू ए के माइनस आर, बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं, और ई रेज टू माइनस जेड आर अपॉन एन ए, ई रेज टू माइनस जेड आर अपॉन एन ए जीरो, ठीक है। तो अब इस केस में हमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैसे पता चलेंगे, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इज इक्वल टू के इज इक्वल टू n minus l minus 1. These are the number of radial nodes. These are the number of radial nodes. ठीक है, और ये रेडियल नोड्स आप जब भी काउंट करना चाहते हो तो n का l का दोनों का वैल्यू हमें चाहिए। अब ये सब करने से भी आसान मेथड है कि सिर्फ नंबर ऑफ ब्रैकेट्स काउंट करो, दैट इज जस्ट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, ठीक है। अब यहां पे जो रेडियल पार्ट है, यहां पे जो रेडियल पार्ट है इसमें एक्सपोनेंशियल पार्ट कौन सा है, एक्सपोनेंशियल पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, वहां से n आ जाएगा मगर वो हम नहीं करते हैं, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। बट ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये देखिए कैसा है। अब नंबर ऑफ ब्रैकेट्स इज नॉट जस्ट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, हर ब्रैकेट के अंदर आप देखना r का हाईएस्ट पावर 1 है, यहां पे ब्रैकेट के अंदर r का हाईएस्ट पावर 2 है, यहां पे ब्रैकेट के अंदर r का हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, ये 2r अपॉन ए जीरो है माइनस r अपॉन ए जीरो का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। सो यहां पे 1 अपॉन ए जीरो कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आएगा 1 अपॉन ए जीरो, और r भी कॉमन ले सकते हो, r बाय ए जीरो कॉमन ले लिया, r बाय ए जीरो कॉमन ले लिया, तो यहां पे अंदर आएगा 2 माइनस r अपॉन ए जीरो, ठीक है। और ये भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2a0 माइनस r अपॉन ए जीरो, वो a0 भी बाहर आ जाएगा, सो दिस इज r अपॉन ए जीरो का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2a0 माइनस r, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अब देखिए कि यहां पे एक r बाहर आ गया है, यहां पे एक r बाहर आ गया है जो हमें चाहिए था, ठीक है। r रेज टू l के लिए ये पार्ट बाहर आना जरूरी है, r रेज टू l के लिए ये पार्ट बाहर आना जरूरी है, एंड नंबर ऑफ ब्रैकेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रैकेट्स फिर यहां पे आते हैं 1, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, और ये आंसर आपको दिख रहा है, ये आना चाहिए 1, ठीक है। सो यहां पे आ जाता है 1, यहां पे आ जाता है 1, ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो ये जो जनरल फॉर्म है, ये जो जनरल फॉर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये बहुत अच्छा ट्रिक भी है टू कैलकुलेट क्वांटम नंबर्स, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रिक टू कैलकुलेट क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप प्रॉपरली याद रखोगे तो यहाँ से क्वांटम नंबर्स भी आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल कॉस थीटा का पावर देखा तो वो एल माइनस मॉड एम आएगा, साइन थीटा का पावर देखा तो वो सिर्फ मॉड एम आता है, मतलब यहाँ पे साइन थीटा का पावर 1 है तो m का वैल्यू 1 है, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे r रेज टू l, ये l का वैल्यू देता है, यहाँ पे r रेज टू 1 बाहर है, मतलब l भी 1 आ गया, ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे जेड आर अपॉन एन ए जीरो होना चाहिए, यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, मतलब n का भी वैल्यू दिया गया है। अब n का वैल्यू 1 होगा तो l का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पे 2r अपॉन 2a0 ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तो ये हीलियम 1 प्लस का सिस्टम हो सकता है, इस तरह का कुछ कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक है, बट नंबर ऑफ रेडियल नोड्स के लिए सिंपली नंबर ऑफ ब्रैकेट्स देखो, ऐसे ब्रैकेट्स जहां पे अंदर r का मैक्सिमम पावर 1 है, ओके।
अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर हैज अ मिनिमम एट x इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द मिनिमम इज। ठीक है, अब मिनिमम है मतलब हमें ये पता है इफ इट इज अ मिनिमम what we automatically know is that the second derivative should be positive। ठीक है, हमें क्या पता है कि f of x जो भी है, ठीक है, वॉट एवर दिस फंक्शन इज, हमें ये पता है कि f डैश ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम और मैक्सिमम। ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, मगर हमें ये भी पता है कि f डबल डैश ऑफ x मतलब जो सेकेंड डेरिवेटिव होता है, ये अगर ग्रेटर ये अगर लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमम आता है, और ये अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ये मिनिमम आता है। ठीक है, तो मिनिमम पे सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है मतलब वो पॉजिटिव आना चाहिए, राइट। मिनिमम पे सेकेंड डेरिवेटिव पूछा है मतलब वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये दोनों गए, क्या वो 0 आ सकता है? 0 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 0 अगर आएगा तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। इसका मतलब कुछ भी सॉल्व किए बिना फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ भी गया है, आपको और कुछ भी सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? सो मिनिमम मैक्सिमम का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आंसर चॉइसेस देखकर भी आप डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने सबसे पहली बार एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ दिया था कि the electrons and photons, light as well as electrons, are particle nature। ठीक है, particle nature of light, particle nature of light, इसके बारे में सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने हमें बताया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। सो अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें क्या क्या दिखाई दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें क्या दिखाई देता है? अगर हमने फोटो करंट को फ्रीक्वेंसी के साथ प्लॉट किया, अगर हमने फोटो करंट को फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट प्लॉट किया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जहां तक फोटो करंट एमिट ही नहीं होता है। देयर इज वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अप टू विच द फोटो करंट इज नॉट एमिटेड। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब ये होता है कि एक हर फोटोन के पास एक मिनिमम एनर्जी होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर सके। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअली एक और चीज यहां पे ऑब्जर्व आप कर सकते हो कि अगर हायर इंटेंसिटी दिया तो फोटो करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। If you provide a higher intensity, the value of the photocurrent increases। ठीक है, अगर हमने हायर इंटेंसिटी प्रोवाइड किया तो फोटोकरंट का वैल्यू इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑफ कोर्स हायर इंटेंसिटी है मतलब अगर पार्टिकल नेचर है तो ज्यादा फोटॉन्स आ रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे और करंट होगा। अगर वेव नेचर है तो इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर पा रहा है क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है और इसीलिए करंट ज्यादा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजीली एमिट होगा इसीलिए करंट ज्यादा है। बट यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी इंटेंसिटी हो, एनी इंटेंसिटी, किसी भी इंटेंसिटी पे एक रिक्वायरमेंट है कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अगर हमने यूज किया है, इफ वी स्टार्ट यूजिंग एनी फ्रीक्वेंसी लेसर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कितना भी हाई इंटेंसिटी है, देयर इज नो फोटो एमिशन। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, नॉट रियली, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है, वेवलेंथ एज वेल एज इंटेंसिटी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लोअर वेवलेंथ होगा तो हायर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर टू हायर वेवलेंथ। ठीक है, इस तरफ अगर फ्रीक्वेंसी है तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि इस तरफ है वेवलेंथ।
इस तरफ वेवलेंथ इंक्रीज होता है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, अगर फ्रीक्वेंसी राइट हैंड साइड की तरफ इंक्रीज होता है, क्योंकि वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। सिर्फ वेवलेंथ पे नहीं, वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन कैन ऑकर एट एनी वेवलेंथ, नॉट रियली, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ चाहिए, देन इट कैन हैपन। Number of electrons ejected at any given incident wavelength depends upon the intensity. Depends upon the intensity. Yes, it depends upon the intensity. Wavelength भी मगर wavelength mainly responsible है कि how many कि whether an electron is emitted or not. ठीक है, इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ये ज्यादा डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड दे आर मोर डिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी। तो ये ऑप्शन हम रॉन्ग है ऐसा नहीं कह सकते। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अब यहाँ पे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन हमें क्या बताता है कि 1/2 mv² इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा 0। ये लैम्डा 0 है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी स्टिल डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, तो मतलब ये भी गलत है। सो द ओनली रिमेनिंग करेक्ट आंसर, द आंसर विच इज क्लोजेस्ट, द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइडियली मैं कहता कि फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन जो है वो करेक्ट आंसर है, मगर बेस्ट आंसर अगर सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, इट इज मेनली डिपेंडेंट अपॉन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, वेवलेंथ अगर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वेवलेंथ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो इंटेंसिटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। और इंटेंसिटी का मतलब क्या है, व्हाट डज इंटेंसिटी मीन, व्हाट डज इंटेंसिटी मीन, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर एरिया पर टाइम। सो ये फोटॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स को जाके एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा है तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड ज्यादा रहेंगे और इसीलिए करंट भी ज्यादा आएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3C, ठीक है। क्लियर है? लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। A quantum mechanical particle of mass m free to rotate on the surface of a sphere of radius r is in the state with energy 10 h² upon m r square, ठीक है। स्फीयर, सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। अब ये पार्टिकल ऑन अ स्फीयर है, दिस इज पार्टिकल ऑन अ स्फीयर, दिस इज पार्टिकल ऑन अ स्फीयर, ठीक है। या फिर 3D रिजिड रोटर, ठीक है। इसी सिस्टम को कहा जाता है 3D रिजिड रोटर, ठीक है। और इसमें एनर्जी क्या होता है, इसमें एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज EJ इज इक्वल टू J इंटू J+1 h² अपॉन 2mr², ठीक है। सो अपॉन 2I ऐसा लिखते हैं, J इंटू J+1 h² अपॉन 2I, या I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब ही mr², ठीक है। और इससे डीजेनरेसी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डीजेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेसी इज 2J+1, मतलब ये जो भी J है क्वांटम नंबर है, इसका वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस J इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू हमें दिया गया है, सो 10 h² अपॉन mr² इज इक्वल टू J इंटू J+1 h² अपॉन 2mr², ठीक है। और इसमें ये दो चीजें कैंसिल हो जाती हैं, ये दो चीजें कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। और इसीलिए J इंटू J+1 का वैल्यू फिर हमें क्या मिलता है, देयरफॉर J इंटू J+1 इज इक्वल टू 10 इंटू 2 मतलब 20। और ये 20 तभी आ सकता है, अब J और J+1 ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों के बीच में अंतर 1 का है, तो या तो ये 1 इंटू 2 होगा, ठीक है,
1 इंटू 2 किया तो ये आता है 2, ये नहीं चलेगा। 2 इंटू 3 हो सकता है, ये आएगा 6, ये भी नहीं होगा। 3 इंटू 4 हो सकता है, ये आएगा 12, ये भी नहीं हो सकता। 4 इंटू 5 हो सकता है, ये आएगा 20, और एग्जैक्टली वही चाहिए। इसी का मतलब क्या हुआ, j इज इक्वल टू 4। इसी का मतलब क्या हुआ, j इज इक्वल टू 4। तो डिजेनरेसी क्या आएगी, 2 इंटू 4 प्लस 1 मतलब 9, और इसीलिए करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन 9। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको डिजेनरेसी का फॉर्मूला पता है 2j प्लस 1 और j इंटीजर है ये पता है, तो आप एक और ट्रिक यूज कर सकते हो कि 2j प्लस 1 हैज टू बी एन ऑड नंबर। ठीक है, 2j प्लस 1 ऑड नंबर ही होना चाहिए। तो अगर ये 4 ऑप्शंस देखे तो एक ही ऑड नंबर है। ठीक है, तो अगर ये एक प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई तो आप ये पूरा जो कैलकुलेशन हमने किया है ये किए बिना भी आंसर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि सिंपली हमें पता है कि डिजेनरेसी आती है 2j प्लस 1 और j के वैल्यूज होते हैं 0 1 2 3 4, मतलब 2j प्लस 1 ऑड नंबर ही आएगा, मतलब ये ऑड नंबर थर्ड ऑप्शन ही आंसर है। आपको इतना सारा कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अदरवाइज अगर कैलकुलेट करना है तो इस तरह से कर सकते हो, j पहले कैलकुलेट करो फिर 2j प्लस 1 कैलकुलेट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if phi is the eigen functions to the Hamiltonian operator with alpha as the eigen value, then alpha must be what? अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, मतलब ये एनर्जी का ऑपरेटर है, और एनर्जी का वैल्यू क्या होना चाहिए, एनर्जी मस्ट बी अ रियल नंबर, एनर्जी मस्ट बी अ रियल नंबर, इसीलिए डी ऑप्शन है। और इसका ऑब्वियस आंसर है कि एनर्जी जो है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी एनर्जी के वैल्यूज आ ही नहीं सकते, तो रियल नंबर होना ज़रूरी है। उसका दूसरा एक रीज़न है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये हर्मिशन ऑपरेटर होता है और हर्मिशन ऑपरेटर है, इसका मतलब आइगन वैल्यूज रियल नंबर्स ही होने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो बिकॉज हैमिल्टोनियन इज अ हर्मिशन ऑपरेटर हैज रियल आइगन वैल्यूज, ये भी एक रीज़न आप कह सकते हो यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन एन ऑर्बिटल with one radial node and 2 angular nodes, which orbital the electron is in? ठीक है, एक रेडियल नोड है। अब नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स दिस इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, और इसका वैल्यू दिया है 1। ठीक है, और दूसरा है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज जस्ट l, और इसका वैल्यू दिया है 2। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा n माइनस 2 माइनस 1, l की जगह पे 2 लिख दो, विच इज इक्वल टू 1। सो n माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये अगर कैलकुलेट करोगे तो n आएगा 4। ठीक है, n आएगा 4, इसका मतलब एक ही करेक्ट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। अब n4 आ गया, 4d कैसे आया, इसका सिंपल रीजन है l इक्वल टू 2, मतलब d ऑर्बिटल है। सो l के वैल्यूज 0 1 2 3 रहेंगे, तो 0 के लिए s आएगा, 1 के लिए p आएगा, 2 के लिए d आएगा, और 3 के लिए f आएगा। ठीक है, सो एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के बेसिस पे आप s p d f फिगर आउट कर सकते हो, तो 4d ऑर्बिटल है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ पार्टिकल इन अ क्यूबिक बॉक्स द टोटल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स नीडेड टू स्पेसिफाई इट्स स्टेट आर। अब क्यूबिक बॉक्स मतलब क्या है, क्यूबिक बॉक्स मतलब x y और z डायरेक्शन में होगा, और हर डायरेक्शन में एक एक क्वांटम नंबर जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1D बॉक्स होगा तो इसका वेव फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, या उसका स्टेट डिफाइन करने के लिए क्या जरूरी है, nx। ठीक है, क्योंकि इसका स्टेट कैसे आता है, साई ऑफ nx इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 अपॉन l साइन ऑफ nx पाई x अपॉन l। ठीक है, या lx लिख सकते हो वहीं पे। सो इसको अगर मैंने साई 1d कह दिया इन nx, तो अगर 3D बॉक्स के लिए या क्यूबिक बॉक्स के लिए ये क्या होगा, nx ny एंड nz, और वेव फंक्शन कैसा आएगा, 3D बॉक्स का वेव फंक्शन आएगा साई nx मल्टीप्लाइड बाय साई ny
मल्टीप्लाइड बाय साई एन जेड, जहाँ पे एन एक्स और एल एक्स को रिप्लेस करना है एन वाई एल वाई और एन जेड एल जेड से, ठीक है, और एक्स का ऑब्वियसली वाई और जेड हो जाएगा। सो इसेंशियली 3 क्वांटम नंबर्स यहाँ पे जरूरी है, विच इज वाई द करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन, विच इज वाई द करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। क्यूबिक बॉक्स के लिए 3 क्वांटम नंबर जरूरी है, क्योंकि 1D बॉक्स के लिए जो सिंपल स्ट्रेट लाइन बॉक्स होता है, ठीक है, 1 डायमेंशनल बॉक्स होता है, वहां पे एक ही क्वांटम नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्पिन वर स्पिन 3/2 पार्टिकल्स इंस्टेड ऑफ स्पिन हाफ, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ लेवल आर। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन सेम लेवल में ऑक्यूपाई होते हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी सेम होता है, स्पिन अप स्पिन डाउन एनर्जी सेम होता है। ठीक है, तो हम ये फिगर आउट कैसे करते हैं, ये डीजेनरेट है, तो डीजेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेसी इज इक्वल टू 2s + 1। तो अगर s का वैल्यू हाफ होगा तो डीजेनरेसी क्या होगी, 2 × ½ + 1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसीलिए नॉर्मली स्पिन हाफ होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्पिन अप स्पिन डाउन। अगर s का वैल्यू 3/2 होगा तो यहां पे डीजेनरेसी या स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी आप इसको कह सकते हो, दैट विल बी 2 × 3/2 + 1, मतलब 3 + 1 4। सो करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन विच इज 4। करेक्ट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन विच इज 4। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a फॉर द वेव फंक्शन y इज इक्वल टू a e⁵m⁵, वेयर phi इज बिटवीन 0 and 2π s। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, अगर a ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है तो 1/a² का वैल्यू आता है इंटीग्रल साई साई डी टाउ। ठीक है, 1/a² का वैल्यू आता है इंटीग्रल साई साई डी टाउ, जो इस केस में क्या होगा 0 to 2π, क्योंकि वेरिएबल फाई है यहां पे, तो 0 to 2π e⁵m⁵ का कॉन्जुगेट इंटू e⁵m⁵ इंटू डी फाई। ठीक है, और अब ये इंटीग्रल से सॉल्व करना है हमें। इंटीग्रल सॉल्व करोगे आंसर इमीडिएटली आ जाएगा, देखिए कैसे। सो ये होगा इंटीग्रल 0 to 2π। अब e⁵m⁵ का कॉन्जुगेट क्या होगा, जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हो तो जहां जहां पे i है उसका साइन चेंज कर दो, यहां पे +i है उसको -i कर दो। सो ये हो जाएगा e⁻⁻im⁵ इंटू e⁻⁻m⁵ डी फाई, और यहां पे ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली यहां पे आता है e⁻0 विच इज इक्वल टू 1, और इसीलिए ये इंटीग्रल सिंपली बन जाता है इंटीग्रल 0 to 2π ऑफ डी फाई, मतलब फाई आंसर आएगा। डी फाई का इंटीग्रल क्या है, सिर्फ फाई है, और ये फाई होगा बिटवीन 0 and 2π, 2π - 0 विच इज 2π। ठीक है, मगर 2π ये आंसर नहीं है, यहाँ पे 2π जानबूझ के दिया है क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद आपको लगेगा कि यही आंसर है। ध्यान दीजिए क्या पूछा है, a का वैल्यू पूछा है, हमें किसका वैल्यू मिला है 1/a² का। ठीक है, सो अगर 1/a² ये 2π है, सो देयरफॉर a² क्या होगा, a² होगा 1/2π, और इसीलिए a का वैल्यू क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1/2π, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। रूट ऑफ 1/2π मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेवलेंथ फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन द रिंग इज 1/√2π e⁻²i⁵, where phi is the polar angle. Probability of finding the particle in a small interval d phi where value of phi is equal to π/2। ठीक है, phi का वैल्यू π/2 अगर होगा तो उस स्मॉल इंटरवल में इस पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, सो अगेन प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इंटीग्रल, अब यहाँ पे वैल्यू है phi का वैल्यू है π/2। ठीक है, phi का वैल्यू है π/2, स्मॉल इंटरवल डी फाई अराउंड π/2 क्या होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल इंटरवल डी फाई अराउंड π/2, ये प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, अब
यहाँ पे एक चीज़ हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी आता है साई स्टार इंटू साई इंटू डी फाई। प्रोबेबिलिटी आता है साई स्टार साई इंटू डी फाई, और फाई का वैल्यू हमें बताया गया है कि पाई बाय 2 है। ठीक है, सो अब सबसे पहले ई रेस टू 2i फाई, ये क्या आएगा ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे फाइनली सब्सटीट्यूट करना है। ई रेस टू 2i फाई क्या आएगा, ई रेस टू 2 इंटू आई इंटू पाई बाय 2, ई रेस टू 2 इंटू आई इंटू पाई बाय 2। सो अब ये 2i पाई बाय 2 जो है इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, ई रेस टू, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो हमने देख लिया, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा ई रेस टू आई पाई, ई रेस टू आई पाई। और अगर आपको यूलर का फॉर्मूला या ऑयलर का फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या बताता है एसेंशियली, ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये एक बहुत बेसिक रूल है इमेजिनरी नंबर्स में। सो ई रेस टू आई पाई क्या होगा, कॉस ऑफ पाई प्लस आई साइन ऑफ पाई। ठीक है, जिसका मतलब ये आएगा कॉस ऑफ पाई कितना होता है, कॉस ऑफ पाई होता है -1 प्लस साइन ऑफ पाई क्या होता है, साइन ऑफ पाई होता है 0। ठीक है, तो ये आंसर आएगा -1। ठीक है, ये आंसर डायरेक्टली आएगा -1। सो ई रेस टू 2i फाई इज इक्वल टू ई रेस टू 2i पाई बाय 2। ठीक है, और ई रेस टू आई पाई होगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, साइन पाई का वैल्यू होता है 0, इसीलिए यहां पे आ गया -1। ठीक है, सो अब हमारा फाइनल आंसर यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो साई स्टार क्या होगा 1/√2 पाई इंटू ई रेस टू आई पाई स्टार ई रेस टू आई पाई, और फाइनली डी फाई से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि ये साई स्टार और ये साई है, ये साई स्टार है, ये साई है, और एक और चीज हम भूल चुके हैं कि ये 1/√2 पाई इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसीलिए हम यहां पे क्या करेंगे 1/√2 पाई का स्क्वायर कर देंगे, 1/√2 पाई का स्क्वायर कर देंगे। सो यहां पे एसेंशियली अब क्या आने वाला है, 1/2 पाई आएगा, ई रेस टू आई फाई स्टार क्या होगा, -1 का स्टार, और -1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है -1 ही। सो इसीलिए यहां पे आएगा -1, यहां पे भी आएगा -1, और डी फाई। सो फाइनल आंसर आ गया डी फाई अपॉन 2 पाई, और इसीलिए सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, सो प्रोबेबिलिटी साई स्टार साई डी फाई, साई का वैल्यू दिया है 1/√2 पाई ई रेस टू 2i फाई, उसके बेसिस पे आप ये पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एन इलेक्ट्रॉन हुज एक्स पोजिशनल अनसर्टेनिटी इज 1 × 10⁻10 मीटर्स, अनसर्टेनिटी इन एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4 पाई, या h×2 लिख सकते हो या h/4 पाई लिख सकते हो। ठीक है, अब डेल्टा पी क्या है, p मतलब मोमेंटम है, मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा पी के लिए हम एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, ये आएगा h/4 पाई। ठीक है, ये आएगा h/4 पाई, और इसीलिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, अनसर्टेनिटी इन द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सो ये डेल्टा पी एक्स है और ये डेल्टा वी एक्स होगा। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा वी एक्स क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा वी एक्स आएगा h/4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम, h/4 पाई डेल्टा एक्स इंटू एम। ठीक है, और फिर इसके बेसिस पे आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। h का वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, सारे वैल्यूज SI यूनिट्स में लेना ना भूलें, डिवाइडेड बाय 4, पाई का वैल्यू होगा 3.14,
डेल्टा एक्स दिया है, पोजिशनल अनसर्टनिटी दिया है 1 इंटू 10⁻10, 1 इंटू 10⁻10। और मास क्या है, मास ये इलेक्ट्रॉन का मास है 9 इंटू 10⁻31, 9 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो अनसर्टनिटी इन वेलोसिटी आपको मिल जाएगी। और इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 10⁻+10 हुआ है, ये एक्चुअली मिसप्रिंट है, ये -10 होना चाहिए, दिस शुड हैव बीन 10⁻−10। तो यहाँ पे भी आएगा 1 इंटू 10⁻−10। तो ये सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर। 6.6 10⁻34 माइनस डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में डाल देते हैं 4 पाई, 4 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 10⁻−10, 1 इंटू 10⁻−10 मल्टीप्लाइड बाय 9 इंटू 9.1 इंटू 9 इंटू 10⁻−31। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इक्वल टू लिख दिया। सो ये आएगा 5.83568 इंटू 10⁻5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओ ये हैंग ऑन, ये कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, फिर से करते हैं। 6.62 E34 माइनस डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 पाई 1 E10 माइनस इंटू 9 E31 माइनस, ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इक्वल टू लिख दिया। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, फिर से करते हैं। 6.62 E34 माइनस डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 1 E10 माइनस डिवाइडेड बाय 9.1 E31 माइनस। अच्छा, ऑलमोस्ट सेम आता है। सो ये 1 2 3 4 5, ये 5 इंटू 10⁻5 आ रहा है, दिस इज 5 इंटू 10⁻5, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये कर सकते हो 10⁻6। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन 10⁻6 यहाँ पे आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आई थिंक इवन पहली बार सही आया था, मगर कंफर्म करने के लिए एक और बार मैंने ट्राई किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट एनर्जी में यहाँ पे म्यू और म्यू मतलब रिड्यूस्ड मास और जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज, ये दो चीज़ों के बारे में हमें पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू बोर थियोरी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, माइनस म्यू e⁴ z² अपॉन 8 ε0² n² h²। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर भी मिल गया है। z के साथ कैसे वेरी करता है, z² और म्यू भी यहाँ पे है। इसी का मतलब बाकी सारी चीज़ें अगर हमने कांस्टेंट मान ली तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू इंटू z²। मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी ज़्यादा होगा। मास किसका, न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का मास, रादर उसका रिड्यूस्ड मास, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को मिलाकर जो रिड्यूस्ड मास है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही एनर्जी ज़्यादा होगा। और z², z मतलब एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज आप कह सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही एनर्जी ज़्यादा। सो करेक्ट आंसर क्या है, म्यू z², विच इज़ द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सो ये थे एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। पिछले 18 साल के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे इकट्ठा करके डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे ये सारे क्वेश्चंस, और ये कैसे सॉल्व करने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री के टॉपिक्स का एक कंप्लीट रिवीजन भी हो जाता है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आई होप आपको अभी कोई भी डाउट्स नहीं बचे हैं। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए,
हमारे साथ ओनली ऑन IFS। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।